हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका SKS ई क्लासेज में स्वागत है। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ऑपरेशन रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में डिसीजन थ्योरी, निर्णयन सिद्धांत। और इस टॉपिक में मैंने आपको मेरे लेक्चर नंबर 1 में निर्णयन प्रक्रिया क्या होती है, निर्णय से संबंधित तकनीकी शब्दावली, निर्णय की परिस्थितियाँ अर्थात कौन कौन सी कसौटियाँ इसमें आती हैं, ये पढ़ाया था। लेक्चर नंबर 2 मैंने जो आपको पढ़ाया उसमें अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय हम कैसे लेते हैं, उसकी 3 कसौटियाँ मैंने आपको बताई थी। अधिकतम में से अधिकतम कसौटी, न्यूनतम में से अधिकतम कसौटी, विकल्प त्याग लागत कसौटी, और एक बताई थी हर्विज की आशावादी गुणांक कसौटी। ठीक इसी प्रकार से लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको लागत समंक के आधार पर अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय कैसे लेते हैं ये डिटेल में पढ़ाया था। लेक्चर नंबर जो 4 मैंने इसमें आपको पढ़ाया था उसमें जोखिम की स्थिति में निर्णय कैसे लें, उससे संबंधित 3 विधियां मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की थी। प्रत्याशित मुद्रामान कसौटी, प्रत्याशित विकल्प त्याग लागत कसौटी और सीमांत विश्लेषण विधि। और प्रत्येक से संबंधित मैंने आपको क्वेश्चन के द्वारा इनको लेक्चर नंबर 5, 6 और 7 में डिटेल में समझाया था। आज का जो लेक्चर हमारा वो है डिसीजन थ्योरी में तीसरा मेथड, जो जोखिम की स्थिति में निर्णय लेने में मैंने आपको पढ़ाया था, सीमांत विश्लेषण विधि के आधार पर निर्णय कैसे लें। तो डियर स्टूडेंट्स, जोखिम की स्थिति में निर्णय लेने की जो प्रथम 2 विधियां थी हमारी, प्रत्याशित मुद्रामान कसौटी और प्रत्याशित विकल्प त्याग लागत कसौटी, दोनों ही विधियों में कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा हो जाते थे, गणन क्रियाएं कुछ लंबी थी। तो ऐसी स्थिति में हमें तीसरा मेथड सीमांत विश्लेषण विधि से हम निर्णय ले सकते हैं और बहुत आसानी से हमारा निर्णय पर हम पहुंच जाएंगे। सीमांत विश्लेषण विधि में अतिरिक्त इकाइयों का क्रय उस समय तक किया जाना उचित माना जाता है जब तक कि अतिरिक्त इकाई के बेचे जाने से होने वाला प्रत्याशित लाभ उस इकाई के न बिकने पर होने वाली प्रत्याशित हानि के बराबर नहीं हो जाए। अर्थात P = L/M+L, या P का मतलब है अतिरिक्त इकाई के बेचे जाने की प्रायिकता, M का मतलब है अतिरिक्त इकाई के बिकने पर लाभ, और L का मतलब है अतिरिक्त इकाई के नहीं बिकने पर हानि। इस आधार पर हम डिसीजन लेते हैं। तो डिसीजन कहाँ ले ये समझना है। तो जहाँ हमारी P > L/M+L स्तर पर आ जाए तो आपको निर्णय ले लेना है। वो हमारी आर्थिक आदेश मात्रा कहलाएगी, हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी उस डिसीजन के हिसाब से होगी। तो हम कैसे इनको हल करें ये अपने को समझना है। तो मैंने मेरे आपके पिछले लेक्चर नंबर 4, 5 और 6 में एक क्वेश्चन लिया था, उसी को मैं संक्षेप में आपको लिख के बता रहा हूँ कि उसी क्वेश्चन को हम सीमांत विश्लेषण विधि से हल करें तो EOQ कैसे निकालें। क्वेश्चन हमारा, सीमांत विश्लेषण विधि द्वारा अनुकूलतम हल के लिए आदेशित इकाइयों की संख्या ज्ञात कीजिए। डिमांड यूनिट्स दे रखी हैं 10, 11, 12, 13 और 14। प्रोबेबिलिटी दे रखी है 10 इकाइयों के लिए है 0.10, 11 इकाइयों के लिए 0.15, 12 के लिए 0.20, 13 के लिए 0.25 और 14 इकाइयों के लिए 0.30। अतिरिक्त इकाई विक्रय पर लाभ, अगर हम एक एक्स्ट्रा इकाई बेचते हैं तो हमें लाभ 2 रुपये का होता है, और अतिरिक्त इकाई नहीं बिकने पर होने वाली हानि 3 रुपये की है, जैसा कि हमारे पूर्व क्वेश्चंस में आपने पढ़ा था। तो इस क्वेश्चन को हम सीमांत विश्लेषण विधि से कैसे हल करें ये हम आज समझना चाहते हैं। सो मैं सॉल्यूशन आपको यहाँ बता रहा हूँ। आंसर मार्जिनल एनालिसिस मेथड से कैसे सॉल्व करें। तो आपका पहला कॉलम है, यहाँ आपको लिखनी है डिमांड यूनिट्स, यहाँ लिखनी है प्रोबेबिलिटी कि हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है, और यहाँ लेंगे हम कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी, संचयी प्रायिकता लेते हैं, या यूँ कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलिंग एक्स्ट्रा यूनिट्स, ये भी आप इसको नाम देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलिंग एक्स्ट्रा यूनिट्स। देखिए हमारी यूनिट्स थी 10, 11, 12, 13 और 14, और प्रायिकता हमें क्वेश्चन में दे रखी है 0.10, 0.15, 0.20, 0.25 एंड 0.30। हम इन प्रायिकताओं का नाम दे देते हैं।
जैसे पहली जो प्रायिकता है इसको नाम दे रहे हैं P0, इट इज P1, P2, P3 और P4। ये हमने इनका नाम कर दिया है, इनको नोटेट कर दिया हमने। अब कम्युलेटिव प्रायिकता निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं समझिए आप। आपको क्या काम करना है, सभी को जोड़ना है। P0 अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, जितनी भी हमारी प्रायिकताएँ हैं हमें इन सब का योग करना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, का योग करें तो 10, 5, 25, 25 और 20, 45, 70 और 30, 100 अर्थात 1 आता है। तो हमारा ये मैंने लिख दिया, ये 1 हो गया। यहाँ से यहाँ तक का था P0, P1, P2, P3, P4 तक का योग हमारा 1 आया। अब आप जब यहाँ आ जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ P1, P2, P3, P4 का योग करना है, अर्थात P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, अर्थात इन चारों का योग करना है। तो 0.15, 0.20, 0.25 और 0.30। अब 0.30 कम हो गया तो ये योग आया हमारा 0.90 हो गया, 0.90। जब आप यहाँ आए तो इन तीन का योग करना है, P2, P3 और P4 का, अर्थात P2, P3 और P4 तीनों का योग कर दीजिए। तो 20 और 25, 45, 75, अर्थात 0.75 हो गया। अब यहाँ आ जाएँ आप तो इन दो का योग करना है, तो 0.55 हो गया। और योग किन का किया हमने, P3 का और P4 का। और यहाँ आ जाएँ तो केवल 0.30 और ये केवल P4 है। तो इस तरीके से हमने कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल लिया था, अतिरिक्त इकाई क्रय करने की हमारी सामूहिक प्रायिकता हमने याद कर ली। अब हमारा फॉर्मूला लिखना अपने को, प्रोबेबिलिटी मोर देन इक्वल टू, फॉर्मूला है तो मैंने आपको बता रखा है, ये यहाँ पर ये L/M + L। इसमें हमें हमारी वैल्यूज पुट करनी है डियर स्टूडेंट्स। तो वैल्यूज पुट करें तो L का अर्थ समझिए आप, L का मतलब लॉस से है, अतिरिक्त इकाई नहीं बिकने पर होने वाली हानि, जिसे मैंने बताया अतिरिक्त इकाई नहीं बिकने पर होने वाली हानि L। और ये हमारे जो 3 रुपये दे रखी है, तो ये 3। M का मतलब है अतिरिक्त इकाई के बेचे जाने पर प्रायिकता, ये तो P का है, अतिरिक्त इकाई के बिकने पर लाभ, ये M का अर्थ है। और M हमें दे रखा है 2 रुपया, तो M का मान 2 रुपया और L का मान है 3 रुपया। हमें ये सॉल्व करना है। तो प्रोबेबिलिटी मोर देन इक्वल टू 3/5, यूँ कह दीजिए आप, प्रोबेबिलिटी मोर देन इक्वल टू 3/5 का भाग दे लीजिए आप, तो ये संग हमारे संख्या आती है 0.6। तो डिसीजन कहाँ लेना है, तो प्रोबेबिलिटी मोर देन इक्वल टू L/M + L इस तरह पर आ जाए तो हमें डिसीजन लेना होता है। तो आप ये देखिए हमारी इस क्वेश्चन में जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने दिखा रखी है, कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी दिखा रखी है, इस कॉलम में आप पहुँच जाइए। और इसमें 0.6 का आता है वो देखिए, तो देखिए 0.6 आता है 0.55 और 0.75 के बीच में, अर्थात यहाँ आता है, ये जगह है। तो इस जगह को मैं यहाँ नोटेट कर रहा हूँ, चिन्हित कर रहा हूँ। हमें इससे अधिक इकाइयाँ नहीं खरीदनी चाहिए, मैंने यहाँ चिन्हित कर दिया। एक तरीके से हमने विभाजन रेखा खींच दी, 0.55 और 0.75 के बीच में 0.60 आता है। तो हमें इस लेवल से अधिक माल नहीं खरीदना है। तो आखिरी लेवल क्या हमारा 12 इकाइयाँ। तो हमारा आदेशित मात्रा, हमारी जो EOQ है, EOQ इक्वल टू 12 यूनिट्स होनी चाहिए। अर्थात इस समाचार पत्र विक्रेता को केवल 12 इकाइयाँ खरीदनी चाहिए, जिस पे इसका लाभ सबसे अधिक होगा। अगर 12 से ज़्यादा खरीदेगा तो भी इसका लाभ में कमी हो जाएगी, और 12 से कम खरीदेगा तो भी इसके लाभ में कमी हो जाएगी। तो इसके लिए आदेशित जो क्रय है वह है 12 इकाइयों का होगा। तो हमने लिखा है अनुकूलतम क्रय इकाइयाँ 12 यूनिट्स से अधिक हमें इसको क्रय नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से हम सीमांत विश्लेषण विधि के आधार पर किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं, और बहुत आसानी से हल निकाल सकते हैं, बशर्ते कि आपको अतिरिक्त इकाई के बिकने पर होने वाला लाभ की जानकारी हो, और अतिरिक्त इकाई अगर नहीं बिकी तो उस पर होने वाली हानि की जानकारी हो। तो हम सीमांत विश्लेषण विधि से बहुत आसानी से डिसीजन ले सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक डिसीजन थ्योरी का, जिसमें मैंने आपको पूर्ण सूचना की स्थिति में निर्णय, निश्चितता की स्थिति में निर्णय और जोखिम की स्थिति में निर्णय कैसे लेते हैं, ये डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगा कि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। MCOM ORQT में अच्छे तरीके से इसको आप तैयार कीजिए, और ये RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें भी ये सिलेबस में है, आप उसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। और मेरा चैनल SKS ई क्लासेज मैंने यहाँ लिख रखा है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये लेक्चर अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंच सकें और उनकी पढ़ाई में ये सहयोग प्रदान करें। आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।